कार्यक्रम में, जिस चैनल का नाम है उज्ज्वल आध्यात्मिक। दोस्तों, आज हमारे बीच में उपस्थित है माननीय श्री भूतपूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल जी। सर जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। आप सब लोगों को उज्ज्वल आध्यात्मिक चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे वनांचल सुदूर कोरिया ज़िले में इस प्रकार का अभिनव कार्य इस चैनल के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। सर, कुछ जनताओं के सवाल हैं जो हम आपसे पूछेंगे। सर, पहले आप अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। मेरे बारे में बताने को खुला किताब है। मैं ग्राम रतनपुर, जो खड़गवां विकासखंड कोरिया जिला का एक छोटा सा गांव है, और कृषक परिवार में हमारे पिताजी और दादाजी कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। एक किसान का बेटा होने के साथ साथ मैं अभी अपने कोरिया ज़िले के रतनपुर गांव में ही राइस मिल का संचालन करता हूं, और साथ ही साथ जनप्रतिनिधि के रूप में 2010 से लेकर 13 तक जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुका हूं, और 2013 से 18 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में मनेंद्रगढ़ विधानसभा का नेतृत्व करने का मुझे पार्टी ने और जनता ने अवसर दिया था। और 2018 चुनाव में पार्टी की और प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने मुझे बनाया, और 2018 में 4073 वोटों से हम पीछे रह गए थे। और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन ने छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा का अध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया है, और अभी पूरे प्रदेश में किसानों की जो समस्याएं हैं, देखे होंगे आपने विगत 3 साल के कार्यकाल में हमने छोटे से बड़े मुद्दे किसानों को उठाने का काम किया है। साथ ही साथ जो प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी और किसान विरोधी नीति है, उसको जनता के बीच जाकर जनता के साथ हम लोगों ने समय समय पर उठाया है, और अभी वर्तमान में हमारे किसान मोर्चा के माध्यम से हम कई कार्यों को कर रहे हैं। सर, अभी जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, उसको सर आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतवर्ष के आने वाले भविष्य के लिए एक निर्णायक चुनाव था। उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल उत्तर प्रदेश की जनता का सरकार बनाने का चुनाव नहीं था। उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे देश को एक नया दिशा, एक नया परिणाम, जो हमारा भारतवर्ष है निरंतर अपना विश्व गुरु बनने की ओर जो पहल कर रहा है और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और भारतीय जनता पार्टी जिस सिद्धांत को लेकर बनी है कि अखंड भारत का निर्माण, यहाँ अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का कार्य, साथ ही साथ पूरे देश में समान नागरिक संहिता, एक कानून हो, एक नियम हो सभी के लिए, इन सब बातों की आधारशिला इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में था। और उस चुनाव में मुझे सीतापुर जिले का 2 विधानसभा का कार्य देखने का एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बहुत नज़दीकी से मैंने देखा कि जनता वहाँ जो व्यक्तिगत भावना से हटकर राष्ट्र के लिए, और उत्तर प्रदेश में जो माननीय योगी जी के द्वारा किए गए कार्य थे, चाहे वो कोरोना काल में था, चाहे डेवलपमेंट का कार्य था, चाहे वहाँ की जो गुंडागर्दी थी, जो अत्याचार था, उन सबको समाप्त करने को उन्होंने जो काम किया, उसका एक बड़ा परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से वहाँ जीतकर पर्याप्त संख्या में वहाँ सरकार बनाई है। सर जी, जो अभी छत्तीसगढ़ में जो खैरागढ़ का जो चुनाव हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं सर? खैरागढ़ का चुनाव एक और जहाँ पूरे कांग्रेस के जो सरकार है, सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी स्वयं से वहाँ 20 सभाएं किए, और 8 दिन तक निरंतर पूरे सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से वहाँ बातें आई, मैं वहाँ स्वयं उस चुनाव में 15 दिन तक था, देखा कि वहाँ जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कांग्रेस के एजेंट की तरह कार्य कर रहे थे, और जो सरकारी एम्बुलेंस हैं, सरकारी पुलिस गाड़ी हैं, उनमें शराब भर के पहुंचाया जा रहा था। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लाखों की संख्या में लोगों के यहाँ साड़ी बांटा जा रहा था। और जिस प्रकार से इन सब के बाद भी जब लगा कांग्रेस को, भूपेश बघेल जी को कि चुनाव हार रहे हैं, तो
एक विधानसभा का एक जिले की घोषणा उन्होंने कर डाली, एक तहसील की कर डाली, एक उप तहसील का कर डाला। मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में यदि इस प्रकार का धन बल का, सरकारी मिशनरी के दुरुपयोग के साथ साथ जिला और तहसील का वादा नहीं होता तो कांग्रेस कम से कम 20,000 वोटों से हारती। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार जरूर गई आंकड़ों से, परंतु जो भारतीय जनता पार्टी का मनोबल है इससे बढ़ा है। 2023 में आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी 90 जिला हर विधानसभा में तो बना नहीं पाएंगे, हर ब्लॉक को हर छोटे छोटे कस्बों को तहसील नहीं बना पाएंगे, इस प्रकार के धन बल का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, सरकारी मिशनरी भी हमें ऐसा लगता है कि 2023 के चुनाव में काम नहीं करेंगे। उस समय जनता चुनाव लड़ेगी और जनता ही उसका निर्णय करेगी। इस बार का जो खैरागढ़ का चुनाव था कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस की जीतने के बाद भी हम उसको कांग्रेस का पराजय मानते हैं। सर 2023 के विधानसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति है सर जी? 2023 का जो चुनाव है निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का एक दिशा और दशा दोनों को परिवर्तन करने वाला चुनाव होगा। जिस प्रकार से विगत 5 सालों में, अभी 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं, कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को 25 साल पीछे धकेलने का कार्य किया है, जितना कर्जा छत्तीसगढ़ राज्य बनने का 18 साल में प्रदेश में कर्ज नहीं हुआ, उससे 1.25 गुना ज़्यादा इन 3.5-4 सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को कर्ज के बोझ तले दबाने का काम किया है। और इतनी भारी भरकम कर्ज लेने के बाद भी छत्तीसगढ़ के जिस प्रकार से उन्होंने वादे किए थे, नौजवानों के लिए मानदेय देने का 2500, वृद्ध लोगों को 1000 से 1500 का जो पेंशन की बात थी, 2 साल का किसानों का पिछला बोनस था, ये सारा चीज़, चाहे वो शराबबंदी का मुद्दा हो, चाहे हमारी मितानिन को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय देने का, उनका मानदेय बढ़ाने का, इन सारे मुद्दे में कांग्रेस फैल है। यहाँ तक कि जो समूह के लोग, लगभग 2 लाख परिवार जो है रेडी ट्वीट के माध्यम से जो समूह चलाकर जीवन यापन कर रहे थे, उसको भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से बीज विकास निगम को देने का काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि 2023 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के वादा खिलाफी और जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो गौठान की बात हो, चाहे शराब दुकानों की बात हो, आप देखे होंगे कि 10 करोड़ की शराब चोरी हो गई ऐसा सरकार बोल रही है। तो समझ नहीं आ रहा है कि ये जो पूरा प्रदेश जो है, कांग्रेस के जो नेता हैं पूरे भ्रष्टाचार के नरवा में नहा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता एक बड़ा परिवर्तन करेगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2023 में सरकार बनेगा। सर युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं और प्रदेश की जनताओं को क्या बोलना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने 15 सालों में लगभग 5 लाख से ऊपर नौकरियां सृजित किया, चाहे वो शिक्षाकर्मी को नियमितीकरण का हो, शिक्षाकर्मी भर्ती का हो, पटवारियों का भर्ती हो, पुलिस में भर्ती हो, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ एक अपनी पहचान बना चुका था और एक युवा वर्ग जो गांव से लेकर शहरों तक जो कहीं ना कहीं काम में अपने लग चुके थे, उन युवाओं को कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में अपना भविष्य के लिए सोच समझकर 2023 के चुनाव में एक काम करना है और युवाओं के दम पर हम इस बार सरकार बनाएंगे। और प्रदेश की जनता को भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा, उनसे अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इन सबको देखते हुए एक स्वच्छ प्रशासन के लिए, एक छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार 2023 में बनाने हेतु मैं अपील करूंगा। सर छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान भाइयों को सर आप क्या बोलना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, छत्तीसगढ़ का किसान छत्तीसगढ़ का लाइफलाइन है, छत्तीसगढ़ की पहचान है, छत्तीसगढ़ का अभिमान है, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान है। यदि छत्तीसगढ़ से किसान को थोड़े देर के लिए, कल्पना मात्र के लिए अलग कर दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि यहाँ 85% लोग किसानी कार्य से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हैं, या मैं तो यूँ कहूँगा कि यहाँ का 100% व्यक्ति किसान है। कोई कलेक्टर भी है तो उसके घर में खेती किसानी हो रहा है, कोई बड़ा उद्योगपति है तो उसका भी खेती किसानी हो रहा है, कोई बड़ा नेता है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, सारे लोग किसान हैं। और किसानों की धरती में जिस प्रकार से
हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 सालों में, चाहे वो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य हो, चाहे किसानों को 0% में खाद बीज और अन्य शॉर्ट टाइम के जो लोन देने की बातचीत हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात हो, ये सारे फैसिलिटीज हमारे सरकार में दिया गया था। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ का किसान जो है 15 सालों में सबल हुआ, खेती का रकबा बढ़ा, धान बिक्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में निरंतर लगभग 10 गुना 15 सालों में बढ़ा था। इन सबों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के किसान ने जिस प्रकार से अपना अथक श्रम करके छत्तीसगढ़ में धान की पैदा किया, और कांग्रेस की सरकार ने किसानों से झूठ बोलकर हाथ में गंगा जल लेकर उन्होंने कसम खाया कि किसानों को हम 2 साल का पिछला बोनस देंगे, एक एक दाना धान खरीदेंगे और 25 रुपये में खरीदेंगे। तो निश्चित रूप से इन्होंने किसानों को छलने का काम किया है। न तो 2 साल का बोनस दिए हैं, न तो एक एक दाना ये धान खरीद रहे हैं, किसानों का रकबा काट दे रहे हैं, किसानों को खेतों में जाकर जिस प्रकार से जांच पड़ताल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान खुद भ्रमित हो जाता है कि वो धान का खेती किए हैं या कोई गांजा भांग की खेती कर लिए हैं। इस प्रकार से किसानों का अपमान इस सरकार में हुआ है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और किसानों के लिए सबसे बड़ा एक अपमान वाली बात यह है कि जहां उत्तर प्रदेश में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जहां 50 लाख का मुआवजा घोषणा करते हैं, वहीं अपने प्रदेश में किसानों को 5 लाख भी मृत्यु होने पर मुआवजा देना मुनासिब नहीं समझते हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और कांग्रेस की सरकार बदलने का काम किसानों के दम पे होगा, और किसानों से मेरा यही विनम्र अपील है। सर, जो अटल आवास के बारे में सर क्या बात करना चाहते हैं? बहुत लोग हितग्राहियों का जो अटल आवास अभी तक रुका हुआ है, इस विषय पे सर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल में ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब और किसान की जीवन की दिशा और दशा, उनकी हालात कैसे अच्छे सुधरें, उस दिशा में उन्होंने ये प्रयत्न किया कि सबके घर में शौचालय हो, सबके घर में गैस चूल्हा हो, सबके घर में पानी का नल कनेक्शन हो, सबके पक्के मकान हो। और इस दिशा में मैं पर्टिकुलर प्रधानमंत्री आवास की बात करूं तो 2022 तक पूरे देश के हर व्यक्ति का पक्का मकान होने का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने तय किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में जैसे ही सरकार परिवर्तन हुआ है, चूँकि प्रधानमंत्री आवास में 60% केंद्र का अंश और 40% राज्यांश होता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते के साथ जिन लोगों का काम मकान का अधूरे हैं उसको भी पूरा करने का काम नहीं किया, और नया मकान के लिए केंद्र की सरकार ने 3 बार भारी भरकम राशि प्रदेश सरकार को 500 करोड़ के आसपास भेजा, परंतु राज्य सरकार ने 40% नहीं दिया, पूरा केंद्र का पैसा वापस करने का काम किया। और लगभग छत्तीसगढ़ में 21.5 लाख ऐसे प्रधानमंत्री आवास अभी तक प्रभावित हुए हैं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक जो गरीबों का मकान बनाने का सपना है, उस पर डाका डालने का काम प्रदेश की भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उन गरीबों का आह लगेगा, और जो प्रधानमंत्री आवास है, जब हमारी सरकार 2023 में आएगी तो हम एक एक लोगों का मकान उस कार्यकाल में पूरा करेंगे। इस बात के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हैं, सारे लोगों को जानकारी है। इस बार परिवर्तन होगा, और कांग्रेस जिस प्रकार से लोगों का हक मारने का काम किया है, उसके परिणाम आने वाले 2023 में भुगतने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे श्याम बिहारी जायसवाल जी को, जिन्होंने अपना काफ़ी सादगी भरा इंटरव्यू दिया। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सर, आपने इस कार्यक्रम में जो अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश की समसामयिक मुद्दों पर चर्चा उठाया, और मेरा राय आप लोगों ने सुना, और निश्चित रूप से जो दर्शक हैं वो हमारे बात का गौर करेंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ऐसा आशा करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।